गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11वें क्लास के अंतर्गत भौतिक रसायन के अध्याय नंबर 2 परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है बेटा? चैप्टर ये 2 है, इसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बाबू? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि नाम है उसी के आधार पर इस अध्याय में हम लोग विभिन्न बातों का अध्ययन प्राप्त करेंगे। यहां 2 वर्ड है, एक परमाणु और दूसरी संरचना। तो परमाणु के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और संरचना आप समझते ही कि स्ट्रक्चर, इसके स्वरूप के बारे में, इसकी रचना के बारे में। तो इस अध्याय में हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बातें आती है कि परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण, तो परमाणु के जो मौलिक कण हैं उसे क्रमशः हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि के नामों से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? परमाणु के मूल मौलिक कण 3 हैं, जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। वो 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावे जो कण है वो है पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। नहीं तो हम लोग अब परमाणु के मौलिक कण की बातें जब हमें पूछी जाएगी तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग बताएंगे कि परमाणु के मौलिक कण निम्नलिखित हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। नहीं तो सबसे पहली बातें आ गई परमाणु संरचना के अंदर में कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है। अब इस मौलिक कण के बारे में हम क्यों चर्चा किए, तो इसको एक उदाहरण से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह उदाहरण क्या है? जैसे हम लोग जीव हैं, नहीं तो जीव है। अब ये जीव है हम लोग, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसके निर्माण के संदर्भ में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग जीव के नीचे आएंगे तो ये हमारा होगा अंग तंत्र। क्या होगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र के नीचे आएंगे तो हमारा होगा अंग। अंग के नीचे आएंगे तो हमारा होगा उत्तक। उत्तक के नीचे आएंगे तो हमारा होगा कोशिका, और कोशिका के नीचे आएंगे तो हमारा होगा आणविक स्तर, और आणविक स्तर के अंतर्गत आएंगे तो हमारा होगा
परमाण्विक स्तर, परमाण्विक स्तर, और जब परमाण्विक स्तर के अंतर्गत आएंगे तब जाकर के होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि एक जीव का जो निर्माण हुआ वह भी सिस्टमैटिक रूप से हुआ, क्रमबद्ध रूप से। और साइंस इसी को कहते भी हैं। हमने साइंस की परिभाषा में आपको बताया कि विशिष्ट ज्ञान तो हर एक विषयों के पढ़ने से होती है, लेकिन साइंस में क्या है? सिस्टमैटिक होती है। अभी अगर हम जीव के बारे में पढ़ेंगे तो सिस्टमैटिक कहां से आएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के मिलने से परमाणु बना, परमाणु के मिलने से अणु बना, अणु के मिलने से कोशिका बना, कोशिका के मिलने से उत्तक बना, उत्तक के मिलने से अंग बना, अंग के मिलने से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण किया। नहीं तो एक जीव की संरचना के अंतर्गत जब हम गए तो यहां पर आए हम लोग छोटी इकाई के रूप में। उसी ढंग से इस परमाणु की संरचना के बारे में, इसके संघटक के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, इसकी क्रियाओं के बारे में जब हम अध्ययन प्राप्त करेंगे तो एक सिस्टमैटिक सीरीज बन जाएगा। जैसे आप उसी सीरीज को थोड़ा सा देख सकते हैं कि परमाणु के संदर्भ में सबसे पहले ऋषि मुनि कनाद ने कहा। किसने कहा? कनाद, ऋषि मुनि कनाद ने कहा। ऋषि मुनि कनाद के बाद परमाणु के संदर्भ में जिन्होंने कहा वो जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन के बाद जिन्होंने परमाणु के संदर्भ में कहा वो थॉमसन थे। थॉमसन के बारे में जिन्होंने परमाणु के संदर्भ में कहा वो रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड के बाद परमाणु के संदर्भ में जिसने बातें रखी वे प्लैंक थे। प्लैंक के बाद इसके संदर्भ में जिन्होंने बातें रखी वो बोर थे। बोर के बाद जिन्होंने रखी वो बोर ब्यूरी थे। तो इस तरह से हम लोग एक परमाणु के बारे में जब सिस्टमैटिक रूप से आते हैं तो आते हैं ऋषि मुनि कनाद ने कहा, उसके बाद जॉन डाल्टन ने कहा, उसके बाद थॉमसन ने कहा, उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा, उसके बाद प्लैंक ने कहा, उसके बाद बोर ने कहा, उसके बाद बोर ब्यूरी ने कहा। और आगे जब बढ़ते हैं सिस्टमैटिक तो और भी सिद्धांत आता है, जिस सिद्धांत के अंतर्गत आपका क्वांटम सिद्धांत आता है। क्वांटम सिद्धांत के बाद हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आता है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बाद पॉली का सिद्धांत आता है। पॉली के सिद्धांत के बाद आपका अपवाऊ का सिद्धांत आता है। तो यहां भी एक सीरीज और चलती है, यहां भी एक सीरीज क्या चलती है? और चलती है। तो बोर ब्यूरी के बाद यदि आप बढ़ते हैं, नहीं तो बोर ब्यूरी के बाद अगर कोई और सिद्धांत हम लेते हैं तो बोर ब्यूरी के बाद जो सिद्धांत आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के बाद जो आता है वह है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अपवर्जन सिद्धांत। पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के बाद जो आता है वो हमारा है डी ब्रोगली का सिद्धांत, का द्विक आचरण सिद्धांत।
डी ब्रॉगली के बाद आता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बाद जो आता है वह आता है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ का सिद्धांत। तो हम क्या देखते हैं कि एक परमाणु के संदर्भ में, इसकी संरचना के संदर्भ में, इसके स्वरूप के संदर्भ में सिस्टमैटिक रूप से नित्य नए सिद्धांत आ रहे हैं, नहीं? और उसी सिद्धांत के बारे में हम लोग इस परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो परमाणु है, इसकी संरचना में इसके जो मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ऋषि मुनि कणाद ने जो कहा। क्या कहा? तो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से, इन 5 चीजों के मिलने से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। तो मनुष्य का शरीर क्या हुआ? जीव। जीव का निर्माण किससे हुआ? अंग तंत्र से। अंग तंत्र का निर्माण किससे हुआ? अंग से। अंग का निर्माण किससे हुआ? उत्तक से। उत्तक का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से। कोशिका का निर्माण किससे हुआ? अणु से। अणु का निर्माण किससे हुआ? परमाणु से। परमाणु का निर्माण किससे हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से। अर्थात ऋषि मुनि कणाद ने जीवों के निर्माण के संदर्भ में जो बातें कही, वो बातें कहाँ आई? परमाणु के। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में ऋषि मुनि कणाद ने कहा कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। नहीं, उसके बाद जॉन डाल्टन साहब आए। जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। दूसरी बातें उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान भार वाले होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण एवं भिन्न भिन्न भार वाले होते हैं। और पांचवी बात उन्होंने कहा कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। नहीं, तो ऋषि मुनि कणाद ने कहा कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। सर जॉन डाल्टन ने कहा कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाद में जाकर के जब इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का खोज हो गया, तब डाल्टन साहब के सिद्धांत को धक्का लगा और कहा गया कि भाई आपका सिद्धांत बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि परमाणु विभाज्य है। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि में विभाजित किया जा सकता है नहीं। तो उसके बाद आए थॉमसन साहब, उन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है
इसका निर्माण धन आवेशित द्रव्यों का से होता है और यह सेम उसी स्वरूप में पाया जाता है जिस स्वरूप में तारबूज पाया जाता है। तारबूज का लाल भाग जो है वह धन आवेशित भाग है और जो बीज है उसको ऋण आवेशित, उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन का, लाल भाग को उन्होंने प्रोटॉन कहा और बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो निर्माण होता है वह सेम तारबूज के जैसा होता है, वाटर मिल्क के जैसा, और इसमें धन आवेश जो होते हैं उसी स्वरूप में फैले रहते हैं जैसे तारबूज में उसका लाल वाला भाग रहता है और इलेक्ट्रॉन उसी बीच में वो बीज की तरफ पाए जाते हैं। तो थॉमसन ने ये बातें कही। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने के पत्थर पे अल्फा कणों से आघात कराया और आघात कराने के बाद उन्होंने कुछ बातों को पाया। तो क्या पाया बात? तो अधिकांश अल्फा किरणें सीधी रेखा में गमन कर गई, कुछ अल्फा किरणें परावर्तित होकर के लौट आई, कुछ अल्फा किरणें बहुत बड़ा कोण बना करके विचलित हो गई। तो इन तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु गोलाकार होता है, इसका अधिकांश भाग खाली होता है, इसके मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है जिसका व्यास या त्रिज्या परमाणु की तुलना में निग्जेबल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है। तो ये बातें किसने कही? रदरफोर्ड ने कही। लेकिन यहां भी एक घन चक्कर हो गया कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो ऊर्जा का तो ह्रास होता जाएगा। जब नाभिक वृत्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगाएगी तो ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगी तो उससे ऊर्जा का ह्रास होते 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 अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब आए प्लैंक साहब का नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है। तो क्या होता है? रुक रुक के होता है, छोटे छोटे बंडलों में होता है, छोटे छोटे पैकेटों में होता है, और उसी का नाम उन्होंने रखा क्वांटा। जो स्मॉल पैकेट्स है, नहीं छोटे छोटे जो पैकेट्स है, उसी को उन्होंने क्या कहा? क्वांटा। नहीं तो प्लैंक ने ये बातें कही। प्लैंक के सिद्धांत के बाद बोर साहब आए। बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई कक्षा में चक्कर लगाती है, और इस चुनी हुई कक्षाओं की ऊर्जा भी निश्चित होती है। भिन्न भिन्न कक्षाओं की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है, और इन कक्षाओं को इन्होंने KLMNO ... के द्वारा सूचित किया। नहीं, लेकिन बोर साहब में भी कुछ खामियां आ गई। बाद में उनके मित्र ब्यूरी साहब उन्हीं के साथ मिलकर के बताया कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n बराबर क्या होती है? कक्षा की संख्या। अर्थात के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2, L में 8, M में 18, N में 32। और कहा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और बाह्यतम कक्षा के ठीक एक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। फिर यहां से बोर सिद्धांत के बाद क्वांटम सिद्धांत आते हैं। तो यहां कहा गया कि क्वांटम संख्या जो है, नहीं 4 प्रकार के होते हैं। एक को प्रधान क्वांटम संख्या कहते हैं, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चौथा चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। प्रधान क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बतलाता है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा के बारे में बतलाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय गुणों के बारे में बतलाता है,
और चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण करने की दिशा को बतलाता है। फिर वहां से बढ़ते हैं तो पॉली साहब आए, इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के एक सबसेल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान बराबर नहीं हो सकते। फिर वहां से आते हैं तो डी ब्रोगली ने कहा कि पदार्थ में द्विक आचरण होता है, कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी गतिशील कण के स्थान और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। वहां से बढ़ते हैं तो अपवाओं का सिद्धांत है, नहीं, जो एक जर्मन मुहावरा है, अपवाओ प्रिंजिप, अर्थात एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाती है जिसके n+l का मान सबसे न्यूनतम होता है, और यदि n+l का मान 2 का 1 जैसा हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करती है जिसके n का मान कम होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारे सिद्धांत जो है परमाणु संरचना के अंतर्गत आते हैं, नहीं, और इन्हीं सारे सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे, इन्हीं सारे सिद्धांतों के बारे में। नहीं तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु संरचना क्या है और इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी बातें हमको पढ़नी है। तो मूल रूप से यही है कि सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी के अंतर्गत हम लोग कैथोड किरण और एनोड किरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कनात का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, थॉमसन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत, प्लैंक का सिद्धांत, बोर का सिद्धांत, बोर-ब्यूरी का सिद्धांत, क्वांटम संख्या, या इसको क्वांटम सिद्धांत, यहां भी इसको प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत इसको भी कह सकते हैं। इसको आप क्वांटम संख्याएं ले लीजिए, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ठीक। उसके बाद पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और अफबाउ का सिद्धांत। तो इस अध्याय के अंतर्गत इन सारी बातों के बारे में हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। ओके, बाय।